क्या आपको पता है जम्मू कश्मीर में कितनी सरकारी जमीन जो है वो अवैध कब्जे में है? शायद जब हम फिगर पढ़ते हैं ना, कई बार ये लगता है कि इतनी बड़ी जमीन जो यहाँ पर कब्जे में है, इस पर तो एक शहर बस जाता है, शायद एक शहर से भी ज्यादा, एक छोटी सी यूटी उसमें से भी निकल आती है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 2,15,905 एकड़ ऑफ स्टेट लैंड were illegally encroached upon across J&K within a staggering 14 lakh canals in Jammu division only। इतना बड़ा चंक कि एक छोटा सा शहर भी बस जाए, या फिर लद्दाख तो चलो बड़ी यूटी हो गई, पौंडीचेरी या चंडीगढ़ जैसी यूटी भी। आखिर सरकार कर क्या रही है? और जब ये कब्जे हो रहे थे या हुए थे पिछली कई सरकारों में, क्या इसकी कोई भूमिका है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज की सरकार इसके ऊपर क्या कह रही है? आखिर वही कि लोगों के नाजायज घर टूटे जा रहे हैं, लोगों के हक छीने जा रहे हैं। मगर ये ऐसा मुद्दा है कि इसके ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। मेरे साथ जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बेबाक बोलते भी हैं। राजेंद्र जी, बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है और आप मेयर भी रहे हैं, उस दौरान भी शायद आपके पास बड़े सारे लोग आते होंगे कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए, सरकारी विभाग भी आते होंगे। आपको लगता है सरकारों का ही रोल रहा है कब्जे करवाने में? दीपक जी, ये बात तो सत्य है कि जो प्रोटेक्टर है उसको वायलेटर नहीं होना पड़ेगा। जब प्रोटेक्टर ही वायलेटर हो जाएगा तो प्रोटेक्ट कौन करेगा? और दूसरी बात ये है कि ये तो हम सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि हम जंगल राज में रहना चाहते हैं या डिसिप्लिन लाइफ, या जंगलों को सेफ रखना चाहते हैं। ये भी है। कोई बात सही या जंगलों को सेफ रखना चाहते हैं। तो आप ये समझिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जंगल है, स्टेट लैंड है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये बिल्कुल पहले इसको साधारण तरीके से हमको समझना चाहिए, जो आम पब्लिक को समझ में आ जाए। मेरा इसमें कहना यह है कि जो स्टेट लैंड है, जो जंगल है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल, पब्लिक मीन्स आम जनता की प्रॉपर्टी, आम जनता की, स्टेट की प्रॉपर्टी। हाँ, तो स्टेट जनता से बनती है। अब ये जनता की प्रॉपर्टी है, सरकारें इसकी कस्टोडियन होती हैं, इनका केयर करना, उसकी रखवाली करना उनकी जिम्मेवारी। बिल्कुल। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जैसे सरकार है, वो कस्टोडियन है पब्लिक प्रॉपर्टी की, पब्लिक लैंड की, फॉरेस्ट की, जो लोगों ने उनको कहा हुआ है कि आप इसका संरक्षण कीजिए, और जरूरत पड़ने पर जैसे लोगों के इश्यूज आएंगे या लोगों की जरूरत होगी, समाज की जरूरत होगी, उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कल हो सकता है भाजपा की आए, बिल्कुल, परसों हो सकता है कांग्रेस की आ जाए, उसके बाद में हो सकता है पीडीपी को आ जाए। लेकिन ये जो लैंड है, ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके जाएगी, ना भाजपा लेके जाएगी, ना पीडीपी लेके जाएगी, ना ही कांग्रेस लेके जाएगी, मगर ये वहीं की वहीं रहेगी। इस लैंड पर तो इसका जो मतलब एनक्रोचर्स हैं, उन्होंने तो मलाई खा ली ना। इसका कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के मतलब ये बैठे, हुआ, कुछ रेजिडेंशियल बना के बैठे, कुछ ने तो अवैध कब्जे वाली जमीनें बेच भी दी, कुछ तो इतने भी बड़े तो यहाँ पर फ्रॉड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो होती है वो कस्टोडियन होती है, उसकी भी ये जमीन नहीं होती। मगर कस्टोडियन की जो जिम्मेवारी है, क्या गवर्नमेंट निभा रही है? अब ये सवाल बहुत बात ये आती है कि क्या अब हमें ये कस्टोडियन की जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं? हाँ, वो महत्वपूर्ण है। अब हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर में हमेशा ऐसी होप जनरेट की गई हर जगह से, जिससे लोगों को मिसगाइड किया गया जी। और उसी मिसगाइडेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, जो एक समय में इतनी बड़ी रियासत हुआ करता था, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिरगिट, अपना क्या नाम है, बाल्टिस्तान, स्कार्दू, गिलगिट, ये सारे एरिया था, आज एक यूटी बन के रह गया। तो पहले शेख साहब ने स्लोगन दिया, हम नया कश्मीर बनाएंगे, फिर कहा हम प्लेबिसाइट बनाएंगे, फिर कईयों ने कहा जी हम
फ्री बॉर्डर बनाएंगे, किसी ने कहा हम स्पेशल स्टेटस लेंगे। ये सब ऐसे स्लोगन थे जिससे हमने राजनीति की राजेंद्र जी, और लोगों को गुमराह मैं किया। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आज एज ए फॉर्मर मेयर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बात कर रहे हैं। हम पार्टी लाइन से उठ के बात करें, आपने बहुत सही बोला कि सरकारें किसी की भी आई वो कस्टोडियन थी, मगर अगर हम पिछले गवर्नर रूल से शुरू कर लें जो 89-90 में लगा और फिर 96 में चुनी हुई सरकार आई, 96 से लेकर 2019 तक तो चुनी हुई सरकारें रही, फिर बीच में एक कार्यकाल आया जब यहाँ पर राज्यपाल का शासन रहा। मगर उस दौरान अगर हम पिछले आंकड़ों पे जाएं तो कब्जे वाली जमीनें बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कब्जे बढ़ते रहे। तो आपको लगता है सरकारें किसी की भी आई, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर आया, जो चीफ मिनिस्टर आया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस माफिया को संरक्षण दिया, ये मानते हैं आप? बिल्कुल बात, मैंने वही तो कह रहा हूं, हमने लोगों को मिसगाइड किया। बिल्कुल नहीं, मिसगाइड क्या, संरक्षण दिया। मिसगाइड कहने का मतलब है हमने गलत नैरेटिव सेट किए। बिल्कुल। और उससे हुआ क्या, आज हम यूटी बन गए, मिला कुछ नहीं। अगर उसी वक्त हमने ये कहा होगा भाई बात ऐसे है कि अभी हमारा विलय हिंदुस्तान के साथ हो गया है, अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें इसी सर्कमस्टांसिस में हिंदुस्तान में मिलके कदम के साथ कदम मिला के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना भविष्य साधना पड़ेगा, वो हमने किसी ने कहा नहीं। उससे आज ये कन्फ्रंटेशन हो रही है। और उसी प्रकार से ये भी एक है, हम कहते हैं अब जब कोई चीज गलत को हम गलत नहीं कहेंगे, हम उसको सही कहेंगे, तो फिर लोगों को तो मिसकंसेप्शन होगी ही। अब आप ये कहो कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो हम वो बातें कर देते हैं, तो उसमें लोगों में परसेप्शन गलत चल जाती है। अब जैसे कोई भी अगर ये कहेगा कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़नी चाहिए, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कह भी सकते हैं, क्या वो बढ़ सकती हैं? नहीं बढ़ सकती। अब हम कहेंगे कि हमें भूखे को खाना देना है, तो उसकी लिमिटेशन है ना, कि मैं एक आदमी कितने भूखों को खाना दे सकता है। तो अगर मैं ये कहूँगा मुझे सबको देना है, तो वो गलत बात होगी। मैं दे नहीं सकता सबको, मैं 10 को दे सकता हूँ, 20 को दे सकता हूँ, 100 को दे सकता हूँ। हमको अपने उद्देश्य पे क्लियर रहना है और साफ बताना है भाई ये बात नहीं हो सकती है, ये बात हो सकती है, ये बात गलत है, मतलब ये बात सही वोट है। बैंक के लिए मात्र इन्होंने एनक्रोचमेंट करवाई, खुद पॉलिटिकल पार्टीज ने, खुद पॉलिटिशियंस ने, किसी की भी सरकार रही हो। वोट बैंक के लिए हमने लोगों को मरवाया। 50,000 से ऊपर लोग मरे कश्मीर में, किसके लिए मरे? वोट बैंक के लिए मरे, और कोई कारण नहीं था। और अगर वो नहीं था तो फिर जो हम हासिल करने निकले थे तो वो हासिल किया होता, वो भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। वो दैट वाज अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन। टॉपिक से भटक रहे हैं, जो मैं आपको एग्जैक्ट चीजें पूछ रहा हूँ। जनता ना इस चीज को लेकर बड़ी ज्यादा, हमारे व्यूअर्स भी कंसर्न है कि आखिर ये एनक्रोचमेंट जो लगातार होती है, इसमें एक फ्रेटर्निटी का नाम आता है जी, ये बिरादरी कर रही है, मगर उसके पीछे जो है वो सभी लोग होते हैं। वो ये तो कारण आप मानते हैं ना कि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो एनक्रोचमेंट करवाते हैं उनसे। देखो हम पूरे विषय पर हैं, मेरा ये कहना है कि हम लोगों को तथ्यों के साथ बात नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको मिसगाइड करते हैं। और मिसगाइड करते हैं पॉलिटिशियंस। हाँ, क्यों करते हैं? वही कारण कह रहा क्या है? उनका कोई पर्सनल लाभ होता है? पर्सनल लाभ यही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। या फिर ये भी होता होगा, बीच में तो हमने ऐसे भी देखा कि एनक्रोचमेंट करवाई और उसके बाद वो जो पॉलिटिशियंस थे उनमें हिस्सा उनका भी था। वॉट एवर मे बी द रीजन, उसमें वोट बैंक भी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और बाकी चीजें भी हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि सोच के कारण मगर ये पीसमेंट पॉलिसी क्यों, कारण क्या है? ये कारण यही है कि हमने लोगों को गुमराह करके खुद सत्ता में रहना है और उसके कारण ये सारा काम खराब हो रहा है। जिस दिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें इस अपीजमेंट ट्रैप में नहीं घुसना है, हमारा मुस्तकबिल कहीं और है, दुनिया ने कहां का कहां तरक्की कर ली और आज भी हम क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद में उलझे हुए हैं, तो हम जाएंगे कहां? हम पहुंचेंगे कहां? हम इन्हीं इश्यूज में घुसते रहेंगे। आप मुझे ये बताओ, आपके घर में कोई आ जाए, कहे जनाब मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, मुझे अपने घर में रहने दोगे, आप रहने देंगे? नहीं, वो 2-4-5 दिन होता है, हमेशा के लिए कौन रहने देंगे। इसी प्रकार ये स्टेट लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है, तो जिसके पास मकान नहीं है उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ। कि भाई आप एनक्रोच करके नहीं रह सकते। हाँ। तो ये पॉलिटिशियंस की गलतियां हैं, पिछली सरकारों की गलतियां हैं। आज की सरकार भी मूक दर्शक बन के आंखें बंद करके बैठी है,
मगर कहीं ना कहीं गलतियां सबकी हैं। अब आपके एक पूर्व प्रधान है, उन्होंने कह दिया जी जित जित गुजर दी बकरी लंघ गई, यो इलाका गुजरता है। चलिए आप उसमें कमेंट करिए ना करिए, मगर था तो गलत। अब गुज्जर को ये बताना है कि भाई तुम्हारी बकरी जहां जाएगी जरूरी नहीं इलाका तुम्हारा ही है, तुम्हें तुम्हें एक इलाका जो है तुम्हें रखना है। अब जितनी बकरियां लग गई वो बनाते गए। अब आज के जो मंत्री बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। तो आज की सरकार पे हम वापस आते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी चुप है और यहाँ आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर चुप है, वो तो कह रहे हैं गलत हुआ है। तो वो ऐसे कैसे चलेगा? वो इसलिए चुप है, परिस्थितियां ऐसी हैं। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, लीडर वही बोल सकता है जिसके पास चार चीजें हो। सबसे पहला पैशन, दूसरी इंटेग्रिटी, तीसरा नॉलेज और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव। तभी तो आप हमारे साथ बैठे हैं कि आप खुल के बोलते हैं। तो अब जब इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो कोई भी खुल के बोलेगा नहीं, वो फिर इमोटिव इश्यूज चलेगा। मगर उमर साहब की क्या मजबूरी है कि वो कस्टोडियन होने चाहिए थे जिस जमीन के, वो सारी इनक्रोच पड़ी है। क्या उमर साहब मजबूरी की है? जो मजबूरी है वो तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है? लेकिन आप मैं ये opposition कह में रहा हैं, हूं कि आप लगातार उनको बड़ा क्लोजली वॉच भी करते हैं कि उनकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। मजबूरियां हैं इसलिए तो बोल नहीं रहे मजबूरियां हैं तो इसलिए वो बोल नहीं रहे। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इसी एनक्रोचमेंट पे अपनी पार्टी या अपनी सरकार एनक्रोच हो जाए। ऐसा हो गया है, हमारे सिस्टम ऐसे इवॉल्व हो गए हैं, जिनको बोलना चाहिए वही चुप हो गए हैं। वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को अपनी जमीन छुड़वाने के लिए बोलना है और सरकार ही चुप है। और जो परिस्थितियां ऐसी बन गई, क्योंकि करेक्टर इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो जब करेक्टर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो लाइफ बड़ी लंबी होती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो किसी न किसी कारण आदमी को चुप रहना पड़ता है। तो अब उमर साहब की क्या मजबूरी है ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमेशा जो सिटीज हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। अब जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे कमर्शियल हब है पूरे हिंदुस्तान का। अब मैं बॉम्बे चला जाऊं, जनाब मेरे लिए मेरे पास यहाँ जमीन नहीं है रहने के लिए, तो मैं वहां कोई जमीन ले लो। हाँ। वो बात बनती नहीं। बिल्कुल। इसी प्रकार से जम्मू में या कश्मीर में, श्रीनगर में ऐसे प्रेशर आते हैं। अब ये सरकारों का काम होता है कि कैसे हैंडल कर। हाँ, कि जिनके पास लैंड लेस हैं, जैसे अभी 5 लाख लोग हैं अप्रोक्सीमेटली जो नोटिफाइड हैं जम्मू कश्मीर में, जिनके पास घर नहीं है। अब वो 5 लाख के 5 लाख लोग जम्मू में आ जाएंगे, हमने कर दे दीजिए, जंगलों काट दीजिए। और इमोटिव इशू क्या है हमारे, मुझे तकलीफ कब होती है जब हमारे बुद्धिजीवी भी जो है ना वो भी चल पड़ते हैं, उसी तरफ चल पड़ते हैं। और बुद्धिजीवी कोई धर्म का आड़ ले लेता है, कोई किसी की क्षेत्र की आड़ ले लेता है, कोई लैंग्वेज की आड़ ले लेता है। भाई सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। देखिए आप कभी 5 लाख लोग इधर हाँ। आ जाएंगे कि हमें घर दीजिए, हमारे पास घर नहीं है, वो कोई भी हो, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो अब ये भी तो देखना पड़ता है कि जो आदमी यहाँ आया वो जहां से आया उसके पास वहां वहां जमीन है कि हाँ, वहां क्या नहीं, उसके पास घर है कि नहीं है। मैं यहाँ कितने लोग बता सकता हूँ आपको जिनके डोडा में भी घर है और जम्मू में भी है, श्रीनगर में भी है और किश्तवाड़ में भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनका काम ही यही हो गया कि उनकी आधी फैमिली वहां है, आधी फैमिली वहां है, आधी फैमिली यहाँ है। तो हमको ये तय करना है कि हमें जंगल लाइन में रहना है कि डिसिप्लिन लाइन। समस्या का हल क्या है राजेंद्र जी? समस्या का इसका है कि जो आपकी लीडरशिप है वो ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होनी चाहिए। लीडरशिप ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल नहीं होने के कारण ही ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए कोई भी एक नैरेटिव लिया जाता है, उसमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पूरा माहौल खराब कर दिया जाता है। और उसमें जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो एक सुलझा हुआ आदमी है, जो डिसिप्लिन वाला लाइफ जीना चाहता है, उसको लगता है यार मैं कहाँ फंस गया और अब मैं कुछ कहूं तो कहूं किसको। ये लीडरशिप का ही मसला था राजेंद्र जी की। आप ही की पार्टी के 2 विधायक भी आपस में कमेंट्स को लेकर भिड़ गए थे। एक कह रहे थे कि कब्जा हटाओ, दूसरे ने कहा कि जो कब्जा हुआ है मेरे अपने लोग हैं। कहीं ना कहीं यही लीडरशिप है जो लोगों को गलत गाइड करती है, बाद में वो जनता लीडर्स को कोसती भी है। तो आपको लगता है कि पहले से ही ट्रांसपेरेंसी बना के रखना जरूरी है? वही कह रहा हूं, जब तक लीडरशिप ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल नहीं हो, और जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है उसमें अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, मैं देखता हूं और फिर मुझे हंसी आती है, जब तक वो ये डिसिप्लिन ना तय करे कि सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना। आजकल देखो कि जम्मू कश्मीर में ना कुछ सेक्शंस बन गए, वो पर्टिकुलर सेक्शन उसी सेक्शन की बात करता है, दूसरे सेक्शन की बात करता है। समाज की बात कोई नहीं। ऐसे थोड़ा करना है। अगर हमने इतनी पढ़ाई की,
हम अगर इतने नॉलेजेबल हुए तो हमको पूरे सिस्टम को देख के बात करनी है। बिल्कुल। अगर हम खुद ही सेक्शनों में बांटना शुरू कर देंगे जो पढ़े लिखे हैं, तो जो बेचारा फॉलो कर रहा है तो वो कहाँ आएगा, उसको तो रास्ता नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, लोअर एंड पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अराजकता आएगी, उसमें लोग एक दूसरे को नफरत की नजर से देखेंगे। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं? तो इसलिए हमें धर्म से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से, जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। सही को सही बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तभी हम अपने देश के तरक्की में, अपने समाज की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एनक्रोचमेंट अगर हमें हटानी है, समाज को सही बनाना है, जंगल राज नहीं चाहिए, सेफ जंगल चाहिए, सही पर्यावरण होगा तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मगर सोचना किसने है? सरकार ने। तो क्या सरकार नींद से नहीं जाग रही या सरकार खुद एनक्रोच हो गई है? ये अब आप ही कमेंट करके बताइए और इसे शेयर भी करिए।